हरिओम तत्सत। आज हम लोग ज्योतिष के प्रारंभिक ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे और एक एनिमेशन वीडियो के द्वारा भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब भी हम लोग ज्योतिष सीखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि भाई 12 जो घर होते हैं, जन्म कुंडली होते हैं, 12 घर होते हैं और 12 राशि होते हैं, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या ऐसे, और 9 ग्रह होते हैं। परंतु जब हम लोग ज्यादातर लोग जब प्रारंभ में ज्योतिष सीखना प्रारंभ करते हैं तो उन्हें यह नहीं पता होता है कि एक राशि में 3 नक्षत्र भी होते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हम एक वीडियो का भी सहारा लेंगे और यहाँ समझने का भी प्रयत्न करेंगे। तो जैसे कि ये मेष राशि जो होते हैं इनमें 3 नक्षत्र होते हैं, उसी प्रकार वृषभ राशि में भी 3 नक्षत्र होते हैं। तो यह कितने से कितने अंश तक होते हैं यह भी समझना जरूरी है। जैसे मेष राशि में अश्वनी जो है वह 0 अंश से लेकर 13.20 अंश तक होते हैं। एक जो राशि होता है वह 13.20 अंश के होते हैं। फिर उसके बाद 13.20 से 26 और 40 तक जो होते हैं वह भरणी नक्षत्र होते हैं। और फिर उसके बाद 26-40 से लेकर 30 अंश तक कृतिका नक्षत्र जो होते हैं मेष में, और बाकी जो इसके 10 अंश बच गए वह वृषभ में आ गए। देखिए यहाँ पर कृतिका कितने हैं 0 से 10, फिर रोहिणी जो है 10 से 23-20, फिर मृगशिरा जो है 23-20 से 30 अंश तक, और फिर यहाँ से मिथुन में स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और इस प्रकार करके 27 जो नक्षत्रों को 12 राशियों में डिवाइड किया गया। अब इसको हम यहाँ देखिए एक चक्र के हिसाब से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए तो इस प्रकार हमारा जो ब्रह्मांड होता है, जैसे ये मैंने कुंडली बनाया तो इस प्रकार तो कुंडली बना हुआ नहीं रहता है ब्रह्मांड में। तो वहां पे ब्रह्मांड में कैसे ये ग्रह नक्षत्र होते हैं इन्हें समझना जरूरी है। जैसे ब्रह्मांड में इस प्रकार सूर्य के चारों तरफ 12 राशि होते हैं। देखिए जहां पर मैंने एक डिवाइड करके बताया है कि जैसे ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जो होते हैं 12 राशि होते हैं और सूर्य के आसपास सभी ग्रह इत्यादि होते हैं। तो यहाँ समझने का प्रयत्न कीजिए कि जैसे यहाँ से मेष राशि स्टार्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ खत्म होने के बाद फिर वृषभ राशि स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो एक जो राशि होता है वह 30 अंश का होता है, फिर 30 अंश का वृषभ, 30 अंश का मिथुन, 30 अंश का कर्क, इस प्रकार 30 अंश के एक राशि होते हैं और इन राशियों में 3 नक्षत्र होते हैं। फिर इस राशि में 3 नक्षत्र होते हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो अब जैसे यहाँ पे 0 से कोई भी ग्रह जैसे इन राशि में भ्रमण करते हैं, हम यही पढ़ते हैं ना कि इस राशि में ये ग्रह हैं। तो जो कोई भी ग्रह जब राशि में यहाँ से प्रवेश करते हैं 0 से तो वो बिल्कुल कमजोर होते हैं, और जब 30 अंश पे आते हैं तो भी बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। यानी कि जो संधि काल होता है, जैसे मेष और मीन खत्म हुआ, मेष स्टार्ट हुआ, ये संधि काल हो गया दोनों का। यहाँ पे मेष समाप्त हुआ और वृषभ प्रारंभ हो गया, तो ये जो हो गया संधि काल हो गया। यानी कि ये जहां जहां पे जो संधि काल होता है, जब जब यहाँ पे ग्रह आते हैं तो अंश बल में बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। बाकी ग्रहों के बल को देखने के लिए और भी बहुत सारे नियम होते हैं जो कि मैं यूट्यूब वीडियो में भी बनाया हूँ और फेसबुक पर भी पोस्ट किया हूँ। तो अब यहाँ जैसे हमने तो समझ लिया कि एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। अब अंश बल कैसे होता है ये समझिए कि जैसे मेष राशि के बाद जब वृषभ में कोई भी ग्रह आएगा तो सबसे पहले 0 अंश का होगा, और 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 करते 15 पे आएगा, फिर 16 17 18 19 20 ऐसे करते करते 30 पे आ जाएगा। फिर मिथुन में जब ग्रह आएगा तो 0 से प्रारंभ होगा। तो कोई भी ग्रह जब संधि काल में आता है यानी 0 में जब प्रारंभ होता है तब, और जब फिर मिथुन और वृषभ यहाँ जब संधि काल में आएंगे 30 आ जाएंगे तब, तो बिल्कुल ही कमजोर माना जाता है। जैसे मेष से कोई भी ग्रह आया 0 बिल्कुल कमजोर हो गया, और फिर जब ये लास्ट में जब आएगा 30 अंश का तब भी कमजोर हो जाता है। अर्थात कि ये 0 और 30 के बीच में जो 15 आता है, देखिए यहाँ पर मैंने रेड कलर से मार्किंग करके आपको समझाया है कि जब 15 अंश के ग्रह आते हैं तो बिल्कुल ही प्रबल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ग्रह आते हैं बिल्कुल प्रबल हो जाते हैं। तो यहाँ से जैसे ग्रह स्टार्ट हुए 0 से और 30 पे आए तो यहाँ कमजोर और 15 डिग्री पे बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। तो ये हमें समझ में आता है कि जब कोई भी ग्रह 15 अंश के होते हैं तो बिल्कुल मजबूत होते हैं, या 15 के आसपास जो ग्रह होते हैं तो वो बिल्कुल मजबूत होते हैं। जैसे 13 14 15 16 17 18
तो इन अंश के समय जो ग्रह होते हैं वह अंश बल के अनुसार ग्रह जो होते हैं बिल्कुल प्रबल माने जाते हैं। यानी संधि काल में समझ लीजिए कि जब भी ग्रह 30 और 0 के पास होंगे तो वहां पे ग्रह बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे पीछे की तरफ हम जाएंगे 0 की तरफ तो ग्रह कमजोर होते जाएंगे, और जैसे आगे हम 30 की तरफ जाएंगे तो भी ग्रह कमजोर होते जाएंगे। तो इस प्रकार ग्रहों का अंश बल देखा जाता है। और इस प्रकार जो होते हैं एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे कि 12 राशि हो गए, 9 ग्रह हो गए और 27 नक्षत्र हो गए। इन्हीं के माध्यम से ज्योतिष की गणना की जाती है। परंतु ब्रह्मांड में ये ग्रह घूमते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, ग्रह राशि कैसे परिवर्तन करते हैं, इन सबको समझने के लिए एक एनिमेशन वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि देखिए अभी आपको पहले मैं एक चित्र दिखाता हूं आपको। देखिए तो इस प्रकार से यहाँ बीच में सूर्य है, ये चारों तरफ जो होते हैं यह राशि होते हैं, और इस प्रकार से ग्रह सूर्य से कोई नजदीक है, कोई इतना दूर है, कोई इतना दूर है, इस प्रकार होते हैं। तो जो सूर्य के चारों तरफ जो राशि होते हैं उसको एक गणना करने के लिए उसको एक माना गया, एक नियम बनाया गया। हमारे ऋषियों ने इस प्रकार की ज्योतिष की गणना करने के लिए राशि का और उनके बीच में जो नक्षत्र होते हैं उनके बारे में समझने के लिए एक उसका चार्ट बनाया गया, समझिए, या एक गणना करने के लिए वहां पे बनाया गया। तो अब इसमें क्या है कि इसकी बात जैसे ऐसे किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि भाई ग्रह चलते कैसे हैं, ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में कैसे जाते हैं, भाई ग्रह तो यहाँ है, सूर्य से अलग अलग जगह पे, राशि यहाँ है, तो फिर राशि में कैसे परिवर्तन करते हैं ग्रह। इनको समझने के लिए देखिए एक आदित्य जी हैं, तो इन्होंने एक वीडियो बनाया है जिस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी ग्रह किस प्रकार राशि परिवर्तन करते हैं, और इसमें यह भी समझने का प्रयत्न करेंगे कि राहु और केतु एक पिंड ना होकर किस प्रकार वह ग्रह होते हैं। और सबसे मुख्य बात समझिए कि ये जो 9 ग्रह जो होते हैं, तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि सूर्य तो तारा है फिर भी इसको ग्रह बोला जाता है, चंद्रमा एक उपग्रह है फिर भी इसको ग्रह बोला जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि ज्योतिष की भाषा में जिसे हम ग्रह कहते हैं उसे पिंड कहा जाता है। यानी कि मंगल जो है एक पिंड है, बुध एक पिंड है, गुरु पिंड है, शुक्र और शनि पिंड है, राहु केतु एक ऊर्जा केंद्र है, और सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपपिंड है। लेकिन ये जो भी 9 मतलब की चीज समझिए, या 9 सामान है या 9 पार्ट है, जो भी है, ये हमारे पृथ्वी पर इन 9 का प्रभाव होता है, और इन 9 के प्रभाव से ही ज्योतिष की गणना की जाती है या सुख दुख के विषय में विचार किया जाता है। तो इन सभी को ग्रह बोला गया, मतलब कि जो हमारे पृथ्वी पे प्रभाव डाल रहे हैं, जिनके प्रभाव से ज्योतिष की गणना की जाती है, सुख दुख आते हैं, उन्हें सभी को मिलाकर ग्रह कहा जाता है। तो यह बात समझने जरूरत है कि हमारे ऋषियों को भी पता था कि सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है। जब हमारे ऋषियों ने, उस समय कोई भी साइंस विज्ञान नहीं था, तो किस प्रकार उन्होंने 12 राशि और 27 नक्षत्रों के बारे में गणना किया, यह सब चीज कैसे निकाल लिया। तो उन्हें इतनी सी बात तो पता ही होगी ना कि सूर्य एक तारा है। लेकिन अगर हमें गणना करना है तो उसके लिए तो सभी को कुछ ना कुछ तो एक नाम देंगे ना, चाहे आप इनको ग्रह बोल दीजिए, चाहे ए बोल दीजिए, बी बोल दीजिए, कुछ भी एक नाम सभी को रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे तारा, उपग्रह और ये पिंड और ये जो ऊर्जा का केंद्र है राहु केतु, तो कोई पिंड नहीं है, फिर भी इनको ग्रह बोला जाता है। यानी इन 9 के माध्यम से ही ज्योतिष की गणना की जाती है, इसलिए इन सबको एक नाम दिया गया ग्रह। और जैसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्लैनेट्स, तो मंगल जो है वो प्लैनेट्स है, यानी पिंड है, बुध जो है प्लैनेट्स है, इस प्रकार से। लेकिन ज्योतिष की भाषा में इन सभी को ग्रह बोला गया ताकि हमें समझने में, समझाने में और गणना करने में आसानी हो कि सभी को एक नाम से पुकारा जाए। तो आगे हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार ग्रह, नक्षत्र, राशि इत्यादि होते हैं और ब्रह्मांड में किस प्रकार भ्रमण करते हैं और किस प्रकार राशि परिवर्तन होता है और राहु केतु कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। इनको समझने के लिए आइए वीडियो देखते हैं। देखिए ये सूर्य है, ये बाकी सारे ग्रह हैं और ये उनकी कक्षाएं हैं। यहाँ मैंने यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इन्हें दिखाने के लिए जगह ही नहीं था। अब हमारे सोलर सिस्टम से बहुत 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 दूर कुछ तारा समूह हैं जो एक साथ मिलकर एक विशिष्ट आकृतियां बनाती हैं और ये सारी आकृतियां एक साथ मिलकर एक बेल्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे कहते हैं ज़ोडिएक बेल्ट। और ये तारामंडल कुछ और नहीं बल्कि राशियां हैं।
अब समझते हैं कि ग्रह किस समय किस राशि में स्थित है, यह कैसे डिसाइड होता है। देखिए यहाँ पृथ्वी से देखने पर सूर्य सीधा सिंह राशि की सीध में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य इस समय सिंह राशि से गुजर रहा है। यहाँ पृथ्वी से देखने पर शुक्र सीधा तुला राशि की सीध में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शुक्र तुला राशि में स्थित है। ऐसे ही मंगल इस समय वृश्चिक राशि में है। और चंद्रमा भी इस समय वृश्चिक राशि में है। अब समझ में आया कि सारे ग्रह किस राशि में है, यह पृथ्वी द्वारा ही डिसाइड होता है। तो वैदिक ग्रहों में पृथ्वी को लेने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए ग्रह का सीधा सा मतलब यह होता है कि जो पृथ्वी पर प्रभाव डाले, और सूर्य और चंद्रमा तो पृथ्वी पर प्रभाव सबसे ज्यादा डालते हैं, इसलिए सूर्य और चंद्रमा को ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। सूर्य आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। अब यह जानते हैं कि राहु केतु क्या है और इसे छाया ग्रह क्यों कहते हैं। देखिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा। ये पृथ्वी की कक्षा है, ये चंद्रमा की कक्षा है, और इन दोनों के क्रॉस सेक्शनल पॉइंट को ही कहते हैं राहु और केतु। नॉर्थ लूनार नोड और साउथ लूनार नोड, क्योंकि राहु केतु कुछ और नहीं, अंतरिक्ष में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉइंट है, अतः इनका कोई फिजिकल स्वरूप नहीं, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों ऋषियों ने यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को ग्रह में शामिल नहीं किया। उसके पहले आप सबको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना होगा कि एक्लिप्टिक क्या होता है, जिसे सूर्य पथ भी कहते हैं। देखिए यह हेलियोसेंट्रिक व्यू है, अर्थात सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। और यह है जियोसेंट्रिक व्यू, अर्थात पृथ्वी से देखने पर सूर्य कुछ इस प्रकार चक्कर लगाता हुआ अपना रास्ता बनाता है। इस रास्ते से ही पता चलता है कि सूर्य किस समय किस राशि में स्थित है, और इस रास्ते को भी कहते हैं एक्लिप्टिक, क्रांतिवृत्त या फिर सूर्य पथ। और इसी रास्ते को यदि एक्सपेंड करें तो यह एक्लिप्टिक प्लेन कहलाता है। चलिए अब ग्रह की गति के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ध्यान रखिए कोई भी ग्रह इस लाइन को टच नहीं कर सकता और ना ही इस लाइन को टच कर सकता है, ये प्रोहिबिटेड है। ये ऋषियों द्वारा बनाया गया पैरामीटर है जिसे हर ग्रह को फॉलो करना होता है। परंतु यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो कुछ इस प्रकार बिहेव नहीं करते हैं। ये है यूरेनस, ये है नेपच्यून, यह है प्लूटो, और ऋषियों ने इसी कारण इन्हें ग्रह के रूप में शामिल नहीं किया है। एक तो यह बहुत दूर है, एक ही राशि में न जाने कितने साल रहते हैं, और ऋषियों द्वारा बनाए गए पैरामीटर्स को फॉलो भी नहीं करते, इसलिए नेटल हॉरोस्कोपी में इनका उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इस पैरामीटर को फॉलो न करने के कारण यह मानव जीवन पर उतना प्रभाव डाल नहीं पाते हैं।